आदाब, मैं हूं सोनिया सिंह और मैं हाजिर हूं हिंदुस्तान की सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक इश्यूज पर ये खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। ये है इंडिया में आज बात होगी चैट जीपीटी और प्लेजरिज्म यानी कि उसके इस्तेमाल के खतरों की। तो हम बता दें आपको कि हाल ही में भारत मंडपम में एक खास शो हुआ था, ग्लोबल इंडिया एआई समिट। इसको सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट, पॉलिसी मेकर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों ने भारत और दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्यूचर पर गहरी बातचीत की। इसके अलावा दूसरा डेवलपमेंट ये है कि आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत को जो रैंकिंग दी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स डैशबोर्ड में, वो है 74वीं रैंकिंग। इसके जरिए आईएमएफ ने 174 मुल्कों को कितना एआई रेडीनेस है उसके मद्देनजर आंका है। तो आज के दौर में आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इनकलाब में हमारे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके बेहतर इस्तेमाल को जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि चैट जीपीटी भी एआई के ज़रिए ही तैयार की गई है, जो इन दिनों आर्टिकल बुक लिखने या ट्रांसलेशन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ऐसे में कंटेंट की चोरी का मसला बहुत बड़ा बन जाता है। इसी को समझने के लिए हमने इनवाइट किया है दो खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं आईआईटी में प्रोफेसर तन्मय और साथ ही जेएनयू में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में डीन डॉक्टर अंकित चौधरी। हम शुरुआत करेंगे तन्मय से। तन्मय, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम आईएमएफ के इंडेक्स की बात करें या फिर एआई और चैट जीपीटी के भारत के फ्यूचर की बात करें, तो हमें याद आता है कि 2023 में उद्योगपति मुकेश अंबानी ने कहा था कि जो भारत है वहाँ पर वो स्केल है, सब कुछ है, लेकिन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। आपका क्या कहना है? जो बोला गया है वो बिल्कुल सही बात है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जब आता है तब स्पेसिफिकली जब एआई मशीन लर्निंग के बाद आते हैं तो मेजर कंसर्न इज़ जीपीयू, राइट, कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़। फॉर एग्जांपल जैसे चैट जीपीटी बनाया गया है ओपन एआई से, द ह्यूज अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग फैसिलिटी जो यूज़ हुआ था उसके इक्विवेलेंट, मतलब उसके 100 आप देख लो, वो भी हमारे पास नहीं है। तो मेजर कंसर्न इज़ कंप्यूटिंग फैसिलिटी। उस लेवल के टूल बनाने के लिए जितने कंप्यूटिंग चाहिए वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास मैन पावर तो बहुत है, हमारे पास टैलेंट भी बहुत है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो चैट जीपीटी बनाए थे उससे पीछे जो जो लोग थे, जो जो आदमी थे, उनमें से बहुत लोग इंडियन भी थे। बट हाँ, तो इक्विपमेंट नहीं है हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास क्लाउड नहीं है, राइट। क्लाउड एक्सेस जब तक प्रॉपरली नहीं रहेंगे, इतने बड़े डेटा को स्टोर कैसे करोगे आप, राइट। चैट जीपीटी जैसे मॉडल जब ट्रेन होता है, जितने स्टोरेज लगता है उतने स्टोरेज मिलना बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक इंडिया मतलब वी आर डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ एआई रिसर्च, बट व्हेन इट कम्स टू चैट जीपीटी काइंड ऑफ टूल डिज़ाइन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर से, आई थिंक वी आर लैकिंग क्वाइट अ लॉट। जी, और अंकित, वहीं पर अगर हम एनर्जी यूसेज की बात करें, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट ने जो कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है डेटा सेंटर्स में वो डबल होने वाली है 2026 तक, 1000 टेरावाट के लिए। तो उसके लिए कितना प्रिपेयर रहेगा भारत? देखिए, भारत में हमारे यहाँ बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे हमारे यहाँ साक्षरता का रेट बढ़ रहा है, डिजिटल इक्विपमेंट्स या एआई से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। एनर्जी में भारत नए उपक्रम लगा रहा है। वी आर वर्किंग ऑन न्यूक्लियर एनर्जी आल्सो, अदरवाइज जो सस्टेनेबल एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उसमें भी काम कर रहा है। तो भारत में अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट डेटा सेंटर्स के लिए चाहिए तो भारत उस दिशा में कार्यरत है। पहले ही बहुत सारी जगह जो सरकार के भी उपक्रम हैं, जैसे काफ़ी एयरपोर्ट हैं, वो पहले ही सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जा चुके हैं। जितना रिक्वायरमेंट डेटा सेंटर्स को चाहिए वो हर साल ग्रो करता है। हर साल जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, कैपेसिटी होती है, वो इंक्रीज़ करती है। इसी के साथ साथ जो पावर की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो भी ग्रो करती है। तो कुछ सालों के बाद मुझे लगता है ये एक लीनियर ग्रो होगा। अभी जो भारत में डेटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे उसके लिए इनिशियली काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का सेटअप का रिक्वायरमेंट होगा। और भारत में अभी थोड़ा मैं मानता हूँ उसके लिए पुश करना पड़ेगा।
जैसे अभी इसी महीने के शुरू में जो इवेंट हुआ है उसमें सरकार ने भी कहा है कि भारत को एक नया पुश करने की ज़रूरत है इस एरिया में। इसके अलावा जो रेगुलेशंस हैं वो बन रही हैं, तो अच्छा ये रहेगा कि एनर्जी में भी हम लोगों को थोड़ा पुश किया जाए। इसके अलावा जो बाकी इंडस्ट्री प्लांट्स लग रहे हैं डेटा सेंटर के साथ साथ, उनके लिए भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट चाहिए और गवर्नमेंट उस दिशा में कार्यरत है। जी, तो एआई रेडीनेस जो होगी वो तो लगातार बढ़ती रहेगी और बेटर होती रहेगी, प्रिपेयर्डनेस भी भारत के लिए। तन्मय, अगर हम इसके टेक्निकल्स की बात करें तो चैट बोट है। चैट मतलब हम आपस में जब चैट करते हैं, बॉट मतलब एक रोबोट मान लिया, और जीपीटी जैसे जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो ऐसे में हमने देखा था 2017 में ट्रांसलेटर आया था, गूगल ट्रांसलेटर, वही एक बहुत बड़ी चीज़ थी। उसके बाद सिंगल वर्ड प्रेडिक्शन चैट्स भी हुई। अब जो आया है अपना चैट जीपीटी, अब तो ये 4.5 भी आ रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है किस तरह का फ्यूचर है, और साथ में किन किन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर हमारे दर्शकों को जो कि शायद अभी क्योंकि भारत में इतना पॉपुलर नहीं है, जिस तरह की यूसेज अगर हम अपने रूरल एरियाज़ में देखें, या फिर जो फ़ायदा एक्चुअली किसान भाइयों को भी हो सकता है और बाकी एजुकेशन में हो सकता है, और बहुत सारे आयाम है जहाँ पर इसको एक प्रोडक्टिव यूसेज इसका हो सकता है उसके मद्देनज़र। Yeah, so you brought up a very interesting question and this is exactly my research area. तो मैं काम करता हूँ large language model generative AI में. ChatGPT is a large language model. Yes. On a very very high level it's a language model, right? Language model क्या होता है, बहुत ही high level पे आप एक सेंटेंस दोगे, एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स दोगे, उसके क्या प्रोबेबिलिटी है वो बोल देंगे। बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पूछोगे कि द मैन ईट्स अ चीज़, राइट, तो चैट जीपीटी बोलेंगे कि इसके प्रोबेबिलिटी लेट्स से 0.95 है। अगर आप बोलोगे कि द चीज़ ईट्स अ मैन, तो चैट जीपीटी बोलेंगे कि सर इसके प्रोबेबिलिटी 0.01 है, राइट। अगर आप बोलोगे कि द ईट चीज़ मैन, तो चैट जीपीटी बोलेंगे इसके प्रोबेबिलिटी 0.001 है, राइट। दिस इज लैंग्वेज मॉडल। चैट जीपीटी क्या है, इट्स अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। मतलब इसके पीछे बहुत पैरामीटर्स हैं, जो पैरामीटर्स लर्न हुआ है ऑन ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेट्स, ठीक है। तो जनरेटिव मॉडल का आप एक चीज़ आप सबको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जनरेटिव मॉडल चैट जीपीटी जैसे टूल ये एक चैटबॉट नहीं है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। चैटबॉट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशंस, राइट। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप एलेक्सा लो, राइट, या फिर आप सीरी लो, राइट, एप्पल सीरी लो। सो हाउ चैट जीपीटी इज डिफरेंट फ्रॉम दोज टूल्स? ChatGPT, along with the chatbot kind of ability, it also let's say poem, right, or novel, right, or let's say it also produces images, right. आप डाली ले लो या फिर स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल ले लो, आप देखोगे कि आप एक प्रॉम्प्ट लिखोगे कि मेरे को कुछ इंडिया के सबसे एक उभरते हुए इंडिया का आप इमेज दिखाओ, तो ही विल, सो इट विल जनरेट एन इमेज, राइट. So it has huge potential. So I always suggest my students, also normal people, that this is the future. Okay, I mean you can blame ChatGPT, you can say lots of things against ChatGPT, but this is the future. I mean generative AI is the future. Accept it. Right? It is, yeah. So I also, in fact, I also suggest some of my colleagues who are against this kind of tools to learn this technology. Okay. So from students' point of view, I always advise or suggest that डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई, ये सब एरियाज को पढ़ना पड़ेगा, राइट. ओनली हमारे जो ओल्ड स्कूल कंप्यूटर साइंस था, लेट्स से थोड़ा एल्गोरिथम पढ़ूंगा, थोड़ा पाइथन कोड सीख लूँगा, राइट, इससे हो जाएगा, तो इससे नहीं होगा. क्योंकि सारे कंपनीज में, वो आप कंप्यूटर साइंस के कंपनीज ले लो या फिर किसी आप एग्रीकल्चर कंपनी ले लो, आप मेडिसिन का कंपनी ले लो, ये तो चाहिए होगा, राइट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हेन इट कम्स टू रूरल इंडिया, राइट, लेट्स से हमारे किसान भाई के लिए या फिर बाकी जो सेक्टर्स में हमारे इधर उतना भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, राइट, वहाँ पे भी चैट जीपीटी टाइप्स मॉडल यूज़ करके आप आपके जो रेगुलर क्वेश्चंस होता है, लेट्स से द क्वेश्चन रिलेटेड टू हेल्थ फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, राइट, आप वो सिर्फ उस टाइप के क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, रीजनल लैंग्वेज में पूछ सकते हो. दैट इज़ इंपॉर्टेंट. एंड आई फील दैट when it comes to regional languages, let's say Indian languages, right, Bengali, Hindi, Urdu, other types of languages, there India will play a very important role, because हमारे जो diversity है उतना diversity I think बाकी countries में तो है नहीं, right. So I feel from research point of view Indian language को focus करके better
चैट जीपीटी टाइप्स मॉडल बनाना, राइट, सो दैट इट कैन बी यूज टू लेट्स से रूरल एरियाज, एग्रीकल्चर, अदर टाइप्स ऑफ सोसाइटीज। जी, तो अंकित, जैसे 2022 में नवंबर में ये लॉन्च हुआ था और उसके बाद से हमने देखा कि 185 कंट्रीज़ में इस्तेमाल हो रहा है, 80 लैंग्वेजेस में इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में अगर हम भारत की बात करें तो हमने ये भी देखा कि जैसे बहुत से लोगों ने ग्रामरली यूज़ करना शुरू कर दिया था। अब ग्रामरली ने भी एआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया क्योंकि उनको पता था कि इसके बिना सस्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। अगर हम देखें कि अब लोग नॉवेल्स लिख रहे हैं एआई के साथ, अपने रिज्यूमे एआई से बनवा रहे हैं, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एआई से बनवा रहे हैं। ऐसे में प्लेजरिज्म को लेकर भी एक सवाल उठता है, कहीं से भी आपने उठा के कुछ भी ले लिया और उसको छाप दिया। उस सब को देखते हुए, मद्देनज़र देखते हुए, जो ब्रेन का यूसेज है ह्यूमन ब्रेन का, वहाँ पर आप क्या अपना एंगल बताएंगे? देखिए, किसी भी काम को करने के लिए टूल्स पहले भी थे, पहले मैकेनिकल टूल्स होते थे। अब कंप्यूटर साइंस में कुछ काम करने के लिए टूल्स आ गए हैं और इतने अच्छे ऑटोमेटेड टूल हैं जिसे हम बॉट कहते हैं, रोबोट का शॉर्ट फॉर्म है, जो हमारा काम कर सकता है। कुछ लोग लाइक यू सेड कि हमने किसी को काम करने को कहा कि आप अपना ये कीजिए या वो अपना रिज्यूम बना रहा है, तो 100% में 10-20% का हेल्प लिया जा सकता है। अगर कोई पूरा ही हेल्प ले रहा है तो फिर हमें उस आदमी की क्या ज़रूरत है, ये उनको भी सोचना चाहिए। अगर कोई भी टूल, जैसे कि चैट जीपीटी एक बहुत अच्छा टूल है और एक्सेस है, जो लोग जानते हैं इसके बारे में वो उसको यूज़ भी करते हैं एक सेकंड ओपिनियन के लिए, कुछ जो अवेलेबल है उसको परफेक्ट बनाने के लिए, और कुछ चीज़ों को जानने के लिए कि हिस्ट्री में क्या हुआ है उसका डाटा निकालने के लिए वो चेक करते हैं। ये बड़ा अच्छा टूल है और बड़ा ही हेल्पफुल है। काफ़ी जगह भारत में यूज़ हो रहा है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी उस पर ऑलरेडी काम कर रहा है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ऑलरेडी उनके यहाँ भी एक टीम है जो किसानों के लिए काम कर रही है। तो एग्जैक्टली किस तरह का काम चल रहा है वो अगर बताएं हमको तो। हाँ, ये किसानों के लिए, क्योंकि हर भारत में लगभग 700 से ज़्यादा ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, और उसमें हर ज़िले में अलग तरह का मौसम होता है, अलग तरह का जलवायु होता है, और कुछ जगह जो उपज होती है, फसलें होती हैं, वो भी अलग अलग तरह की होती हैं। तो वो ये चाहते हैं कि किसानों को वेदर की फोरकास्टिंग एक्यूरेट मिले और उनको उनकी भाषा में मिले। जो जैसे कोई बंगाली बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, तो उनको उनकी भाषा में, लोकल एक्सेंट में उनका जवाब मिले। और जो वो सवाल पूछना चाहते हैं, जैसे हम कृषि दर्शन जो चलाते हैं वो एक स्टैंडर्ड है कि हम बता रहे हैं, लेकिन किसानों के कुछ और भी सवाल हो सकते हैं जो कि वो जानना चाहें, वो भी पूछ सकते हैं। तो एक कस्टमाइज चैट जीपीटी वर्जन दे आर मेकिंग। तो बैक टू योर क्वेश्चन, अगर हम कुछ कंटेंट बना रहे हैं और उसमें कहीं से हम कॉपी करते हैं तो उसका एक लिमिटेशन होता है कि 0 से 10% अलाउ है, फिर 40% तक कुछ केस है, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है 60% कुछ केस है। तो हमारा जो भारत में इंडियन कॉपीराइट है उसमें सेक्शन 57 ये कहता है कि जिसने वो बनाया है उसको एक्सक्लूसिव राइट है और उसको उससे पूछे बिना नहीं किया जा सकता है। कुछ केस में हम उसका साइटेशन दे सकते हैं, उसको बता सकते हैं यहाँ से लिया है, और कुछ केस में हमें उसका मॉनेटरी भी देना पड़ता है, जैसे हम पेटेंट में भी देते हैं। और सेक्शन 63 इसका ये क्लियर कहता है कि 6 महीने से 3 साल तक की कैद हो सकती है, उसके अलावा 2 लाख तक का मैक्सिमम जो फाइन हो सकता है, या दोनों ही हो सकते हैं। तो अगर कोई आदमी कोई भी यूज़र इन चीज़ों को कर रहा है कि पूरा ही निकाल के कहीं से डेटा कॉपी कर रहा है, या चैट जीपीटी की मदद से कुछ कर रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी ने एक रिसर्च पेपर लिखा या कोई रिपोर्ट बनाई अखबार में छापने के लिए, और उसमें अपना ज़्यादा ना सोचकर सॉफ्टवेयर से ही बोल दिया कि आप एक अखबार में आर्टिकल लिख दीजिए इस टॉपिक पर। अब जो सॉफ्टवेयर है, जो चैट जीपीटी है, वो थोड़ा कुछ सोचेगा और थोड़ा जो उसके पास डेटा है जिससे वो ट्रेन किया गया है, या कहीं से रियल टाइम डेटा जो आजकल नया चैट जीपीटी वर्जन आया है वहाँ से निकाल कर वो बना देगा आर्टिकल। उसमें कितना कॉपी किया गया है एग्जैक्ट वो हमें चेक करना है। अगर हम उसे यूज़र को चेक करना है, अगर हम उसे चेक किए बिना छाप रहे हैं सिर्फ सॉफ्टवेयर पर भरोसा कर तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और उसे लीगल केस देने में फंस सकता है। इससे बेटर है कि वो उसको पढ़े, चैट जीपीटी ने जो निकाला है, और उसको खुद से एडिट करे। और आजकल सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं जो आपका कितना कॉपी है ये भी बताते हैं
इसके अलावा ऐसे भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ में किसी ने मास्टर थीसिस दी, पीएचडी थीसिस दी, या बीटेक में या किसी बैचलर में टर्म पेपर दिया, उसको हम चेक करते हैं कि क्या ये ह्यूमन ने लिखा है या ये सॉफ्टवेयर ने लिखा है। एंटी एआई राइटिंग डिटेक्टर हम उसको बोलते हैं। ये भी आजकल काफ़ी पॉपुलर है सभी जगह। जी, तो तन्मय, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इन टर्म्स ऑफ ये जो कॉपी करके लिख लेते हैं राइट चैटबॉट से? राइट सो दो चीज़ आपको बताता हूँ। सो द मेजर डिफरेंस बिटवीन लेट्स से एआई जनरेटेड टेक्स्ट, राइट, एंड पहले जो लोग कॉपी करते थे, चैट जीपीटी टेक्स्ट जनरेट करते हैं, राइट। पहले जो कॉपी करते थे, लेट्स से कोई एक पेपर से उठा के आपके खुद के पेपर में डाल दिया और वो हो गया। और अगर कोई कंटेंट आप एग्जिस्टिंग कंटेंट से कॉपी करते हो तो देयर आर मल्टीपल टूल्स लाइक टर्निटिन, ऑथेंटिकेट, वो टूल यूज़ करके आप डिटेक्ट कर सकते हो कितने प्लेजरिज्म है। चैट जीपीटी कंटेंट जनरेट करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब कंटेंट जनरेट करते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई वो कहाँ से जनरेट हुआ है, राइट, क्योंकि चैट जीपीटी एक्ट्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग, राइट। सेकेंडली, जब आप वो जनरेट करेगा तब उसके फेथफुलनेस कितने हैं, राइट, वो कितने ऑथेंटिक टेक्स्ट जनरेट किए हैं वो किसी को पता नहीं है, राइट। सो द रिजल्ट इज अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय चैट जीपीटी, राइट, अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, फेथफुलनेस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। ऑल्दो देयर आर टूल्स लाइक डिटेक्ट जीपीटी, जीपीटी ज़ीरो, ये सब क्या करते हैं, ये एक टेक्स्ट कितने एआई जनरेटेड है वो एक प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि आउट ऑफ लेट्स से आउट ऑफ 1 द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज बीइंग जनरेटेड बाय एन एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल लाइक चैट जीपीटी, इज 0.9। बट आप इसके बेसिस में आप किसी को सू नहीं कर सकते हो, राइट, क्योंकि ये सब टूल्स ना, दीज आर ऑल प्रोबेबिलिस्टिक टूल्स। इट्स नॉट लाइक ऑथेंटिकेट और ऐसे काइंड ऑफ टूल जो आपको बोल देंगे कि देखो इधर से कॉपी हुआ है, राइट, ये कॉपी नहीं हुआ है, ये जनरेट हुआ है। सो दिस इज इवन मोर डेंजरस टू डिटेक्ट। जी, तो इसी पे मैं थोड़ा सा और पूछना चाहूँगी कि जैसे ये काफ़ी एक कंसर्न की बात है तन्मय कि पहले जब ग्रामरली आया था, लोगों ने इंग्लिश को सीखना, समझना और अपने आप को इम्प्रूव करना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो लिखते थे, ग्रामरली उसको इम्प्रूव करता था, तो उनको लगा कि ज़रूरत ही नहीं है, ये तो ग्रामरली कर देता है काम। ऐसे में अब जब जीपीटी भी चैट जीपीटी है, और अब तो कई जगह आप ये अलाउड भी है कि आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, तो ये सब हमारे जनरेशन जो आने वाली है उसके लिए कितना एक्चुअली घातक साबित हो सकता है? बहुत घातक है, बहुत घातक है, क्योंकि मैं बहुत केसेस में देखा हूँ स्टूडेंट्स के असाइनमेंट में। इनफैक्ट मेरे साथ जो रिसर्च करते हैं, मैं अचानक से देखा एक दिन कि लोगों का इंग्लिश बहुत अच्छा हो गया है, राइट। तो मैंने सोचा भाई ये कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। बट यू नो द गुड थिंग इज दैट ग्रेजुअली विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट ये जो इंग्लिश लिखा गया है ये कोई टूल से लिखा गया है, क्योंकि एक पैटर्न है जो यूज़ करते हैं एलएलएम्स, जो चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, उसको पता है कि ये पैटर्न है, राइट। सो इसके मतलब बहुत घातक है, पर मैं फिर भी बोलता हूँ कि अगर कोई इसको एज अ लर्निंग टूल टाइप्स यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश राइटिंग स्पेसिफिकली अगर आपको इम्प्रूव करना है, देन यू कैन यूज चैट जीपीटी, यू कैन लर्न फ्रॉम चैट जीपीटी, राइट। बट आई एम ऑल्सो टेलिंग यू अनदर पॉइंट, व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिविटी, चैट जीपीटी डजंट हैव द क्रिएटिविटी. So it is very difficult at this moment to say that ChatGPT will replace a human creator, right? मतलब let's say you are writing a poem, right? You are drawing something, right? अगर आप LLM टाइम्स कोई भी जनरेटिव AI मॉडल यूज़ करो, आप देखोगे क्रिएटिविटी के मामले में तो अभी भी ह्यूमन काफ़ी आगे है. Absolutely. तो अंकित, इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो जैसे कि तन्मय बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर, पर्पस, आर्ग्यूमेंट ये सब तो दे देगा, लेकिन वो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो चैट जीपीटी के आंसर में नहीं आ सकती. मैंने भी कई बार ट्राई किया है जस्ट टू अंडरस्टैंड. इनफैक्ट शो पर आने से पहले भी मैं चैट जीपीटी यूज़ करके देख रही थी कि अगर इसको कोई भी टॉपिक दिया जाए तो इनिशियली तो बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा लिख दिया, लेकिन जब आप उसको एक्चुअली पढ़ने लगते हो तो उसमें सब्सटेंस कुछ इतना ज़्यादा लगता नहीं है. उसमें वो क्रिएटिविटी की कमी जो तन्मय बता रहे हैं वो डेफिनेटली होती है. तो इन सब चीज़ों को अगर हम चैट जीपीटी को अपने फेवर में यूज़ करना चाहें तो क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए? जो चैट जीपीटी है, इसके अलावा भी काफ़ी सॉफ्टवेयर इसी तरह के हैं. जैसा तन्मय ने अभी बताया कि ये जनरेट करता है, उसके साथ साथ ये भी है कि ये जो इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहा है क्या वो सच है, ये हमें सब्सटेंस है या नहीं है वो हमें चेक करना होता है.
कुछ केस में लाइक यू आल्सो सेड, कुछ केस में तो ये भी हुआ है कि उसने कुछ पॉलिटिशियंस पर कुछ इस तरह का लिख दिया है कि उन्होंने ऐसा किया है जो कि सच नहीं था। तो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो हमें खुद से चेक करनी पड़ेगी। जो सॉफ्टवेयर है या जो स्ट्रक्चर है वो है, लेकिन कहाँ कैसे डेटा ट्रेन किया गया है या किस तरह का डेटा है वो पहले पुराना किया गया था, अभी जो नया वर्जन है उसमें रिसेंटली लिया गया है, और जो पेड वर्जन है उसमें रियल टाइम भी आ रहा है। तो जो क्रिएटिविटी कह लीजिए या सब्सटेंस कह लीजिए या ओरिजिनलिटी कह लीजिए या कितना अच्छा वो लिखता है, ये तो ह्यूमन को अपना आप ही इनपुट कुछ देना पड़ेगा। पूरी तरह अगर हम सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट हैं तो उसमें इश्यू आएगा ही, और ये बड़ा ही नॉर्मल होता है। अगर आप टेक्स्ट पढ़ें जो एआई जनरेटेड होता है कि उसका लिखा हुआ और ह्यूमन का लिखा हुआ थोड़ा अलग अलग है। फॉर एग्जांपल, आप एक पोएम या अगर शेर पढ़ें तो जो आदमी का लिखा हुआ शेर होता है वो शब्दों के अलावा भी कहीं हिट करता है, फीलिंग्स आती है। जी। जो मशीन का लिखा हुआ है वो दिखेगा, अच्छा दिखेगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, लेकिन उसमें जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए वो नहीं है और वो कहीं और जाएगा। तो जो बेसिक चीज़ें हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा है, टूल है। चैट जीपीटी इज़ वन ऑफ द टूल। लेकिन जो डीप अंडरस्टैंडिंग है या जो जैसे आर्ट में कई बार हो जाता है या टेक्निकल में भी हो जाता है, जो डीप चीज़ें हैं उसके लिए ह्यूमन को इनपुट लगाना ही पड़ेगा, और इसको एज ए सप्लीमेंट या एज ए हेल्प के लिए ही रखना चाहिए। तो जैसे कि सब जानते हैं कि जो चीज़ कम होती रहती है उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती रहती है, यानी कि जो अगर ह्यूमन क्रिएटिविटी हम देख रहे हैं कि अगर कम होती जा रही है मशीन्स के आने के बाद, तो एक्चुअली उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगी। कोई अगर पोएम किसी ने अपने आप लिखी होगी तो उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी, और स्क्रिप्ट जैसे कि हम देखते हैं आजकल के, अगर हम हिंदी के गाने ही देख लें तो उनमें कोई कंटेंट अच्छा नहीं होता है। अगर हम पुराने गाने देखें तो उनमें फीलिंग्स भी हैं, उनमें मतलब भी हैं और उनमें लाजिमी चीज़ें भी हैं। इसी को अगर हम आगे देखें तो तन्मय ये बताएं कि वॉइस टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू वॉइस, टेक्स्ट टू इमेज, ये सब हो गया है। हमने देखा कि क्लॉड है या जेमिनाई है या बार्ड है, परपेक्टिलिटी है, और भी बहुत सारे अब हम देख रहे हैं कि वीडियोस भी बन रहे हैं अब तो इसको लेके। किस तरह का और आगे ऐसी चीज़ें होंगी जो कि हमने जैसे नेटफ्लिक्स पे भी हमने एक सीरीज़ देखी जो कि फ्यूचर के लिए सीरीज़ है, तो मतलब क्या वाकई में ये सब सच होने वाला है? पता नहीं, मतलब मैं तो जितना देखता हूँ उतना ही हैरान होता हूँ। मतलब पता नहीं ओपन एआई नेक्स्ट क्या वर्जन लॉन्च करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप बैठे हो, आपके सामने जीपीटी है और आपके माइंड रीड करके कुछ अलग से कर दिया। हाँ, वो तो जो हम देखते हैं उसमें तो यहाँ पे कुछ लगा देते हैं कान के पीछे। राइट, तो सब कुछ हो सकता है, बट आई थिंक मेरे ख्याल से ना ऑल दिस थिंग्स आर वेरी एक्साइटिंग। मेरे को उतना डिप्रेसिंग तो नहीं लगता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर आप 20 साल 30 साल 20 साल पहले चले जाओ, जब मशीन लर्निंग जब शुरू हुआ था, तब भी लोग बोलते थे कि अरे ये तो क्या है, इसमें क्या होगा, मेनी पीपल आर अगेंस्ट इट। अभी भी बहुत लोग अगेंस्ट में हैं, पर मेरे को समझ लगता है कि दिस काइंड ऑफ टूल्स विल एक्ट एज योर ऑक्सिलरी काइंड ऑफ पावर। और इससे क्या होगा ना, इससे मेरे को लगता है क्रिएटिविटी का जो एक्चुअल इम्पैक्ट है वो और भी बढ़ेगा। पीपल विल रियलाइज कि जिसकी क्रिएटिविटी है उसको पीपल डिफरेंशिएट कर पाएंगे, बाकी लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आई एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट इज आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द टेक्नोलॉजी। एब्सोल्युटली। तो अंकित ये बताएं कि जैसे ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो बॉट की टेक्नोलॉजी है, इस पर हम हावी हों, ये हम पर हावी ना हो, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, आदमी तो सभी पर हावी है। टेक्नोलॉजी हम ही ने बनाई है तो हम तो उसको कंट्रोल करेंगे ही। एक पुराना एग्जाम्पल लेते हैं, जब गन बनी थी, पिस्टल बना था, रिवॉल्वर बनी थी, तब ये कहा गया था ह्यूमन के लिए काफ़ी डेंजरस है और इससे दूर रहना चाहिए। तो अगर किसी के पास गन है, किसी गलत आदमी के पास गन है, तो सही आदमी के पास भी हो तो अच्छा है। आज भी काफ़ी ऐसे ग्रुप, साइंटिस्ट के ग्रुप हैं जो ये कहते हैं कि एआई काफ़ी डेंजरस होगा फ्यूचर में, और ऐसे भी साइंटिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, हम ही कंट्रोल करेंगे। तो अगर टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं, तो अगर वो कहीं गलत डायरेक्शन में जाती है, जैसा मूवीज़ में या मैट्रिसेस में, ओल्ड मूवीज़ में दिखाया जाता है, तो ऑफ कोर्स वैसी भी टेक्नोलॉजी ज़रूर बनेगी जो उसको कंट्रोल कर सके। और मशीन है तो उसका ह्यूमन क्रिएशन ह्यूमन के द्वारा ही होगा, या उसका कंट्रोल ह्यूमन के द्वारा भी होगा। कुछ ऐसा
इश्यू नहीं है कि सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा, और जैसा मूवीज़ में दिखाया जाता है कि थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन, वो कुछ एक्सट्रीम हो जाता है। तो ऐसा ऐसा हर टेक्नोलॉजी जब भी कोई ऐसी न्यू वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी आती है, वो सभी के बारे में ऐसा ओपिनियन पिछले 200-300 सालों में देखा गया है। मैं जस्ट एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ इसमें, जो अंकित जी ने जो बोला। अभी तक अब जितने सारे जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं, जैसे चैट जीपीटी ले लीजिए, जेमिनी ले लीजिए, मोस्ट ऑफ दिस मॉडल्स आर ट्रेन्ड ऑन टेक्स्ट डेटा, मोस्टली टेक्सचुअल डेटा। आजकल तो इमेज डेटा के ऊपर भी ट्रेन होता है। बट हमारे पास जो बाकी इंद्रिय है ना, जैसे अब हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, राइट? सो अ रोबोट टू बी एबल टू रीच दैट काइंड ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, इट इज़ नॉट पॉसिबल मे बी इन 5 to 10 years, मे बी उसके बाद हो सकता है, राइट? तो बाकी सेंसरी इनपुट जो हम लोगों को मिलता है, राइट, एज अ ह्यूमन बीइंग, वो रोबोट को मिलना और उसके हिसाब से उसको सेल्फ अपग्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब अभी मैं गारंटी देके तो नहीं बोल सकता, पर जिस तरीके से एआई जा रहा है, आई थिंक इमीडिएटली विद इन 5 to 10 years तो मुश्किल है ये चीज़। जी, लेकिन एआई के बारे में ये भी कहा जाता है कि एआई विल टेक अवे जॉब्स। ये एक्चुअली क्या ये मिसकंसेप्शन है, या फिर लोग जैसे कई बार ज़बरदस्ती इनसिक्योर होते हैं चीज़ों को लेकर, क्या ये वो एक चीज़ है? टू मी, यस, AI will take away a job, this is partially true, okay? But if somebody, if मान लीजिए किसी के पास AI का नॉलेज नहीं है, उसका जॉब जाएगा। आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीख जाओगे तो आपका जॉब का कोई रिस्क है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं फॉर एग्जांपल ब्लॉगर के बारे में बोलता हूँ, जर्नलिज्म के बारे में बोलता हूँ फॉर एग्जांपल, राइट? लेट्स से अगर जानते हो आप कि AI को कहाँ पे यूज़ किया जाए, कैसे यूज़ किया जाए, राइट? आप जानते हो कि उसके वो कहाँ पे मिसयूज़ हो सकता है, वो आपको जानना पड़ेगा, उसको लेके आपको चलना पड़ेगा। तो आपको जब तक, एज लॉन्ग एज यू हैव द इनफ नॉलेज अबाउट AI, चैट जीपीटी, LLM टाइप्स, यू आर सेफ। बट इट इज़ ट्रू दैट वो जो पुराने ज़माने का जो सब्जेक्ट्स थे, सिर्फ वो टॉपिक को लेके आप जाओगे जॉब मार्केट में, मुश्किल है जॉब मिलना। जी अंकित, आप इस पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए, जो लो स्किल्ड जॉब होती हैं वो तो मशीनें या टेक्नोलॉजी आने के बाद जाते ही हैं। पहले गड्ढा खोदने के लिए आदमी लगते थे, आजकल जैसे भी मशीन आती है 10 दिन का काम 1 घंटे में कर देती है। हमारे देश में सड़कें अभी भी आदमी बनाता है, बाकी देश में पूरी सड़क मशीन ही बनाती है। तो जो लो स्किल्ड जॉब हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी आने से जाती ही हैं, ये तो ट्रेंड रहा है। जो जैसा तन्मय ने कहा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी लोगों को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। जॉब्स की कमी नहीं है, लेकिन हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे अभी मान लीजिए किसी के पास बहुत बड़ा खेत है और उसे लेबर नहीं मिल रही है सीड के लिए या धान लगाने के लिए, तो अभी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने किया है कि आप ड्रोन ले सकते हैं रेंट पर, उससे आप पानी का छिड़काव कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र का छिड़काव कर सकते हैं, कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। तो लेबर का अगर नहीं है अवेलेबल तो ये ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो हर जगह जब भी टेक्नोलॉजी आती है ये तो होना ही है। तो इसलिए ये ही सजेशन किया जाता है कि लोग नई टेक्नोलॉजी सीखें, टूल सीखें, और जिस क्षेत्र में नया जॉब है, जैसे अभी 5000 जॉब मिनिस्ट्री ने निकाली, मिनिस्ट्री के द्वारा इनिशिएट हुई हैं ड्रोन्स पायलट के लिए, जो पूरे देश में ड्रोन्स को उड़ा सकें, क्योंकि किसान तो नहीं सीखेगा, उसको तो एक ही दिन का काम पड़ता है एक फसल के लिए, तो उसको उड़ा सकें और उससे जो किसान है उसका भी भला होगा, उसका काम जल्दी हो जाएगा और उन लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी। और शायद आपने देखा भी होगा किसी कार्यक्रम में, कुछ गांव में महिलाएं भी ड्रोन पायलट बन गई हैं, गांव की महिलाएं। जी, तो इसी पर एक जो आर्टिकल है IMF का, हम वो कोट कर लेते हैं कि AI जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी को वही शेप करने वाला है आने वाले सालों में। और रही बात जॉब्स को एंडेंजर करने की, तो करीब 33% जॉब्स एडवांस इकोनॉमीज़ में, 24% इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में और 18% लो इनकम इकोनॉमीज़ में शायद जा सकती हैं। लेकिन साथ ही अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया गया तो प्रोडक्टिविटी जो है एग्जिस्टिंग जॉब्स की वो बेहतर होगी, और साथ ही ये नई जॉब्स और नई इंडस्ट्रीज़ भी क्रिएट करेगा, जैसे कि ड्रोन की बात यहाँ पर अभी अंकित ने की। साथ ही तन्मय, क्या ये माना जाए कि आगे गूगल सर्च बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। नहीं। सो अगेन मिसकॉन्सेप्शन है, वो गूगल एक सर्च इंजन है और चैट जीपीटी इज अ जनरेटिव मॉडल है, जनरेटिव AI मॉडल है। सर्च इंजन का काम होता है कि एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट से आप रेलिवेंट डॉक्यूमेंट चूज करके लेके आओ,
बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, राइट? लेट्स से आप किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट हो, आपको उसी टाइप का डॉक्यूमेंट्स सर्च करके दिखाएंगे। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी जनरेटिव मॉडल है। चैट जीपीटी आपको कंटेंट जनरेट करके देंगे। अगर आप यूज़ करोगे चैट जीपीटी एज अ सर्च इंजिन, आप तो बहुत मुश्किल है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे स्टूडेंट एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किए थे, और वो चैट जीपीटी यूज़ करे, चैट जीपीटी को पूछा कि ये टॉपिक के ऊपर क्या क्या पेपर है मेरे को दिखाओ, राइट? तो चैट जीपीटी ने कुछ सेट ऑफ पेपर्स दिखाए, रिसर्च पेपर्स, जो ये ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। नन ऑफ दिस पेपर्स एग्जिस्ट in real world. बाप रे। Okay, so but at the same time if you use Google search to look for those papers, आप देखोगे कि relevant papers आपको दिखेगा, right? So इसीलिए मैं बोल रहा था कि replacement नहीं है, these are complementary skills, complementary tools, but of course ChatGPT टाइप्स ऑफ मॉडल यूज़ करके सर्च इंजन को इम्प्रूव कर सकता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट बिंग फॉर एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट बिंग ओपन एआई के साथ कोलैबोरेट करके बिंग सर्च को इम्प्रूव कर रहे हैं। बिंग के डेटा आ रहा है आपके GPT-4 में। सो दिस थिंग्स आर काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जी, तो अंकित, क्या जैसे ये कहा जाता है कि जो करंट न्यूज़ या करंट टाइम ये सब चैट जीपीटी नहीं बता पाता है, और जो उसका डेटा है अभी पहले तो 2021 तक था, अभी आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर चेंज हुआ है तो इसकी एक्यूरेसी को लेकर जिस तरह से तन्मय ने बताया, आपके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं अपने कॉलेजेस में? ये जो पेड वर्जन है वो रियल टाइम डेटा भी दे रहा है, लेकिन डेटा एक अलग चीज़ है। और जैसे अभी एग्जांपल दिया था मैंने, एआई डेटा है तो दिखा सकता है, कुछ उसमें अपना भी ऐड कर सकता है, और कभी कभी ऐसी चीज़ भी ऐड बना सकता है जो पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि आज मैं सुबह कितने बजे ताजमहल देखने गया, तो मैं तो दिल्ली में हूँ, मैं तो ताजमहल गया ही नहीं, तो वो कुछ कह सकता है कि आज आप सुबह गए थे या 4 बजे गए थे, कुछ ऐसा बना सकता है अपनी तरफ से। तो जो उसका आंसर है हमें उसको फैक्ट चेक करना पड़ता है। ये थोड़ा अलग सा एक प्रोसेस है, इसको कुछ नाम भी दिया जाता है अलग अलग कंट्रीज़ में, जो बिहेवियर है चैट जीपीटी का, और उससे काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उससे काफ़ी इश्यूज भी हो सकते हैं। तो अगर हम चैट जीपीटी या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा सेम एज ग्रामरली कि क्या ये जो आउटपुट दे रहा है क्या ये एक्यूरेट है। उसके लिए हमें ह्यूमन का ज़रूरत पड़ना ही है। और साथ ही अंकित, जैसे ये जो मिशन एआई वाली बात थी कि मेकिंग एआई सेफ फॉर ऑल, मेकिंग एआई इन इंडिया, या फिर मेकिंग एआई वर्क फॉर इंडिया, ये 10,000 करोड़ का जो ये अभी कुछ दिनों में होने भी वाला है, तो इससे एक्चुअली लगता है कि जो इकोसिस्टम है इनोवेटर्स का, एआई इनोवेटर्स का प्रमोशन होगा। बिल्कुल होगा। और देखिए, अभी सिर्फ 10K की बात है, ये इससे बहुत बड़ा होने वाला है। जो एआई है वो काफ़ी पहले से इंडिया में यूज़ हो रहा है। इंडिया के लोगों के पास मैथमेटिकल स्किल होती है, हर आदमी सोचता है, भले वो एजुकेटेड हो या ना कम एजुकेटेड हो या ना एजुकेटेड हो, तो इंडिया में एआई का यूज़ काफ़ी पहले से है, काफ़ी हो रहा है। इंडस्ट्री भी यूज़ कर रही हैं, हर तरह की इंडस्ट्री, नॉट ओनली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। और जो रेगुलेशन की बात अभी की है, जो अभी इसी महीने जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें हुई है, एक होता है कि हम एआई को यूज़ कर रहे हैं, जैसे गन को हम यूज़ कर रहे हैं, एक दूसरा भी तो यूज़ कर सकता है। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि एआई को ही हमारे खिलाफ यूज़ किया जाए या एआई बेस्ड सिस्टम को टारगेट किया जाए? तो उसके लिए कुछ रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, कुछ थिंक टैंक होना चाहिए, वो अभी बनेगा। उसके लिए अभी किसी ने अगर कोई एआई बेस्ड टूल बना लिया है, तो क्या हम उसको नॉर्मल जो हमारा प्रोसीजर है उसी में हम उसको ट्रीट करेंगे, या आईटी एक्ट जो है, जो कि बड़ा ही लिमिटेड सा है अमेंडमेंट के बाद भी, क्या उसी में ट्रीट करेंगे? जो रेगुलेशंस आनी है एआई की, उस पर अभी काम जारी है, और अभी किसी भी कंट्री में ऐसी रेगुलेशंस नहीं आई हैं। यूएस में भी अभी रिसेंटली ही बोर्ड बना है एआई रेगुलेशंस के लिए। तो एआई कहाँ तक हिट कर सकता है, कहाँ तक उसकी रीच है, और किस तरह, अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं किसी को नुकसान ना पहुँचाऊँ, और कोई दूसरा कर रहा है तो मुझे नुकसान हो जाए, पहले तो ना हो और हो जाए, तो उसको हम किस तरह से हैंडल करेंगे, उसके लिए रेगुलेशंस आनी अभी बाकी हैं। तो ये जो रेगुलेशंस अभी नहीं बनी है, या जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क तन में अभी नहीं हुआ है, क्या इसकी वजह से ही जो IMF के इंडेक्स में हमारा नंबर इतना कम आया, क्या वो भी एक रीज़न हो सकता है? तो 2-3 चीज़ें मैं आपसे एक साथ ही पूछना चाहूँगी कि एक तो आप दोबारा हमें बताएं कि जो डिजिटल फ्रेमवर्क है
इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए हम कितने अभी अनप्रिपेयर्ड हैं, जैसा कि मुकेश अंबानी जी ने भी बोला था। दूसरा ये कि आईआईटी से हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा पेटेंट्स वहीं से अप्लाई होते हैं। एआई में किस तरह की इनोवेशंस हो रही हैं और क्या आप खुश हैं उस तरह की इनोवेशंस नंबर्स से, या और ज़्यादा आपको लगता है कि अभी प्रोबेबिलिटी है कि होना चाहिए? ओके बहुत सारे क्वेश्चन अब मैं एक एक करके बोलता हूँ। जी। इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे को लगता है कि बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए, स्पेसिफिकली कंप्यूटिंग, राइट। और जब तक प्रॉपर कंप्यूटिंग का एक्सेस नहीं होगा लोगों के पास, कंप्यूटिंग है हमारे पास पर कंप्यूटिंग का एक्सेस नहीं है। जैसे अब अगर आप आईआईटी को ही देखोगे, टॉप आईआईटीज आईआईएससी जो है, कंप्यूटिंग का एक्सेस नहीं है, राइट। एंड इंडिया में और एक चीज़ मैं देखा हूँ लास्ट 1-2 साल के ट्रेंड, सब लोग ना चैट जीपीटी को कम्पीट करना चाहते हैं, राइट। लेट अस बिल्ड अनदर जीपीटी, राइट। मेरे को लगता है ये जो अप्रोच है ये अप्रोच सही नहीं है, क्योंकि चैट जीपीटी बन गया है, राइट। आप सोचो कि आप किस तरीके से वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया सेंट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, राइट, से पोल्यूशन, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, हेल्थ, राइट। हेल्थ इज़ अ ह्यूज मिसअप, राइट। इसमें फोकस करो कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करके यहाँ पे टेक्नोलॉजी बनाया जाए, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अनदर चैट जीपीटी, राइट। आप देखो कि बहुत सारे देसी चैट जीपीटी वर्जन बना है फॉर मराठी, फॉर हिंदी, फॉर इंग्लिश। मेरे को ये भी पता है कि देयर इज सम इनिशिएटिव, भारत जीपीटी बोल के एक इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च हुआ है, वहाँ पे भी हम लोग इंडिया सेंट्रिक जीपीटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऑल दिस थिंग्स आर गुड, बट मेरा पर्सनल फीलिंग ये है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अनदर जीपीटी which has already been proven to be very very smart, right। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, when it comes to comparison between let's say Google's Gemini versus OpenAI's ChatGPT, me as a user I always prefer ChatGPT, right। तो आप ये सोचो कि गूगल जैसे कंपनी जिसके पास बिलियंस ऑफ फंडिंग है, इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कम्पीट नहीं कर पा रहा है ChatGPT से, वाई वी आर कम्पीटिंग विद ChatGPT। तो मेरे ख्याल से जो लोकल प्रॉब्लम्स है, इंडिया सेंट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, उसको फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अनदर चैट जीपीटी। वो थोड़ा सा मिसिंग है मेरे को लग रहा है, राइट। बट आई एम प्रीटी श्योर ये जो रिसेंटली एआई इनिशिएटिव आया है, जो फंड रिलीज होगा बाय गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेरी कीन इन डेवलपिंग ऑल दिस थिंग्स। सो मेरे को समहाउ ये लगता है कि थोड़ा सा हम लोग को कोशिश करना पड़ेगा कि ये जो फंड एलोकेट हुआ है ये प्रॉपर एलोकेशन हो। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में प्रॉपर वो यूज़ हो, सेकेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के बाद उसको एक्सेस किस तरीके से करे उसके ऊपर एक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और थर्ड है कि एथिकल एंड रेगुलेटरी बोर्ड बना के हर छोटे छोटे एआई टूल जो लोग डिप्लॉय कर रहे हैं उसको टेस्टिंग करना पड़ेगा कि ये एआई टूल डिप्लॉयबल है या नहीं। आप कुछ भी बना दिए, उसको जाके किसी भी एक हेल्थ केयर में डिप्लॉय कर दिए, कुछ भी बना दिए, कोई एक एग्जिस्टिंग लेट्स से कोई फ़ोन के अंदर डिप्लॉय कर दिया, राइट। उसको वहाँ पे चेक, प्रॉपर टेस्टिंग के लिए रेगुलेटरी बोर्ड चाहिए जो चेक करेगा कि ये डिप्लॉयबल है या नहीं एट दिस मोमेंट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है तन्मय ने, अंकित। मैं आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके डिपार्टमेंट में, आपके कॉलेज में किस तरह का चैट जीपीटी या एआई को लेकर क्या चल रहा है, मैं वो जानना चाहती हूँ। कहते हैं कि जहाँ पर नीड होती है वहीं पर इनोवेशन होती है। जैसे कि इन्होंने बताया कि भारत में जो प्रॉब्लम्स हैं उसके मद्देनज़र आप देखिए कि हमें क्या डेवलप करना है, और चैट जीपीटी का एक कंपटीशन के हिसाब से आप अपना माइंडसेट मत बनाइए। ये अगले स्टूडेंट्स या फिर उनके लिए ये मैसेज है। ये भी कहा जा रहा है कि अगले 2-3 सालों में 13-14 भारत के यूनिकॉर्न्स हो जाएंगे। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इन टर्म्स ऑफ द स्किल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एआई? मैं तन्मय की बात से थोड़ा सा अलग लूँगा। देखिए, ह्यूमन स्किल तो हमारे पास है ही, वो तो दुनिया में सभी जानते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं या जो हमारे साइंस के लोग हैं वो हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। भारत में कंप्यूटिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन एक ऐसा भी वर्ग है, एक ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ यूज़ करते हैं। जैसे यूट्यूब बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, डेटा चलाते हैं, तो इसी तरह आप ओपन एआई का जो चैट जीपीटी वेब वर्जन है आप उसे चला के थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हमें जो काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं इंक्लूडिंग द रिलायंस, द जियो, वो कुछ बनाना चाहती हैं ताकि वो रेवेन्यू जनरेट कर सकें या कुछ सॉल्यूशन दे सकें, और वो नहीं, जो पास्ट एक्सपीरियंस से नहीं कर पाई, ठीक है,
लेकिन जो लर्निंग के लिए कुछ लोग compete करेंगे ही, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। कभी भी एक जैसे गूगल सर्च इंजन आया था, उसके साथ साथ कुछ और सर्च इंजन भी आए, सस्टेन नहीं कर पाए, तो ये मार्केट में चलता ही रहता है। भारत में या किसी भी कंट्री में जो कंपनीज हैं वो खुलती ही हैं, डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंस ऑफ द कंट्री, या उसमें किस तरह की लीगल इश्यूज हैं, या कितना डूइंग जॉब बड़ा आसान है, बिजनेस बड़ा आसान है, उसके बेसिस पे यूनिकॉर्न भी बनते हैं, ये चलता है। कितना एफर्ट हमारे स्टूडेंट डाल रहे हैं या कितना एफर्ट आज के इनोवेटर एंटरप्रेन्योर डाल रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और आज की डेट में जब भारत में स्टार्टअप इंडिया, एआई इंडिया ये चल रहा है, काफ़ी लोग इवन स्टूडेंट्स वो जॉब में जाने की बजाय स्टार्टअप पर ध्यान है, और जितना वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो सीखते तो हैं ही जब पढ़ते हैं। और यूनिवर्सिटीज़ में जैसे आपने पूछा, काफ़ी स्टूडेंट, आई वुड से 90% स्टूडेंट, अगर वो टेक्नोलॉजी में नहीं है, मान लीजिए बीए कोरियन का स्टूडेंट है या बीए चाइनीज़ का स्टूडेंट है, वो भी चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है किसी और काम के लिए। और बहुत सारे ऐसे लोग जो इनोवेशन नहीं कर रहे हैं, वो भी यूज़ कर रहे हैं। तो आने वाले समय में मेरा ये मानना है कि काफ़ी लोग कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ही। जैसे आजकल पिछले कुछ सालों में ई कॉमर्स का काफ़ी को बढ़ा हुआ, और काफ़ी सारी ऐसे बिजनेस खुले जो सिर्फ एक वेबसाइट से ही चलते हैं, amazon.com की तरह। इसी तरह आने वाले समय में काफ़ी ऐसे बिजनेस या स्टार्टअप होंगे जिनके आप देखेंगे परिणाम जो एआई बेस्ड होंगे। इसके अलावा अगर भारत से ही कोई नया इनोवेशन निकल जाए जो कि बिल्कुल ही इनोवेटिव हो, चैट जीपीटी का रिप्लिकेट ना हो, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रही हूँ तन्मय से कि रेप्लिकेट क्यों करें? ऐसा क्यों नहीं है कि ये वेक्टर्स, अटेंशन ब्लॉक्स, मल्टी लेयर परसेप्टर्स, ये ठीक है, चैट जीपीटी और एमएल इन सब की वजह से यूएस से इंडिया आए वो कॉन्सेप्ट, इंडिया से यूएस क्यों नहीं जाते, इंडिया से ग्लोबली क्यों नहीं जाते? कहाँ पर कमी रह जाती है? भारत के ही लोग हैं जो वहाँ पर करते हैं, वहीं पर बनाते हैं, इतने रिसर्चर्स वहाँ पर हैं, इंडिया में क्या कमी रह जाती है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं मेरा ओपिनियन आपको बोलता हूँ, मेरा क्या ओपिनियन है। मेरे को लगता है इंडिया में जो टैलेंट्स हैं, जो सोचते हैं रिसर्च के बारे में, थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो है शॉर्ट टर्म गोल ओरिएंटेड है। थोड़ा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना पड़ेगा। मतलब हम लोग, मैं भी, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट रेस, राइट। मतलब हम लोग सोचते हैं कि ठीक है चलो देखते हैं नेक्स्ट 6 मंथ में क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट 8 मंथ में क्या कर सकते हैं। तो हम लोग सोचते नहीं है कि ठीक है चैट जीपीटी तो आ गया, देयर इज अ टेक्निक, सो चैट जीपीटी इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ अ मॉडल कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर। ओके, ट्रांसफॉर्मर मॉडल बोल के एक मॉडल 2017-2018 में आया था बाय गूगल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गूगल ने बनाया ट्रांसफॉर्मर, उसके ऊपर बेस करके ओपन एआई ने इतने सारे चीज़ बना दिए। पर हम लोग कभी वो लॉन्ग टर्म सोचते नहीं है कि ठीक है थोड़ा सा एक साल रुक जाए, 2 साल रुक जाए, थोड़ा सोचे कि और क्या इनोवेटिव कर सकते हैं, वो सोचते नहीं है। देखिए देयर आर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड दिस, राइट। अगर आप मेरे को पूछोगे एज अ प्रोफेसर, राइट, हमारा बहुत सारे चीज़ें होता है जहाँ पे हम लोग को एसेस किया जाता है। हम लोग कितने पेपर छाप रहे हैं, कितनी अच्छी जगह पे पेपर पब्लिश करते हैं, हमारे प्रमोशन के लिए इतने स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट करना पड़ेगा, इतने सारे पेटेंट फाइल करना पड़ेगा, राइट। सो ये जो क्वांटिटेटिव जो एक मेट्रिक है जो ऑलरेडी हम लोग को बोला गया है, उसको तो फुलफिल करना पड़ेगा, राइट। आई नो देयर आर फ्यू प्रोफेसर्स इन इंडिया जो इसके बारे में सोचते नहीं है, पर मेजोरिटी ऑफ द प्रोफेसर्स लाइक मी, आई ऑल्सो थिंक अबाउट कि ठीक है ये मेट्रिक को मेरे को अचीव करना है, मेरे को 4 साल में प्रमोशन चाहिए। सो इसके चक्कर में क्या हो रहा है, इसके चक्कर में हम लोग का लॉन्ग टर्म विजन जा रहा है। आप देखोगे ये जो ओपन एआई के जो सीईओ है, ये तो स्टैनफोर्ड ड्रॉप आउट है, राइट। सो इन लोग सोचे नहीं कि मेरे करियर, वो जानते थे कि मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को कमी लगता है, राइट। स्टैनफोर्ड तो वैसे भी इनोवेटर हब है, एंटरप्रेन्योर एक हब है वहाँ पर। इसी वजह से कहा जाता है कि जिनको उद्योगपति बनना है या अपने स्टार्टअप्स खोलने हैं वो स्टैनफोर्ड चले जाते हैं, प्रॉबेबली वहीं से इसी वजह से इतने पास आउट्स होते हैं। लेकिन चलिए अंकित जी, आप तो डीन हैं, तो आपका किस तरह का अप्रोच रहता है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड इन टर्म्स ऑफ कोई स्टार्टअप खोलना? एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आई हैव बीन टू यूएस एज ए प्रोफेसर फॉर मैनी ईयर्स, और ये मैं आपको पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, कोई खास फर्क नहीं है स्टूडेंट में भारत में और वहाँ। भारत में एक सोसाइटी प्रेशर है कि
आपने पढ़ाई की है, अब आप जॉब करो, कुछ अर्न करो और कुछ सर्वाइवल के लिए देखिए। अगर आपका अच्छा जॉब लग जाता है ठीक, नहीं तो आप ट्राई करते रहिए अच्छे के लिए। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ आप कुछ पार्ट टाइम कर सकते हैं एंड यू कैन अचीव योर गोल इन द लॉन्ग रन। वहाँ थोड़ा जो सोसाइटी स्ट्रक्चर है वो अलग है। बाकी आप अगर यूनिवर्सिटी को कंपेयर करें या पढ़ाई का तरीके को कंपेयर करें, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। जो छात्र हैं या जो रिसर्च का तरीके हैं वो भी लगभग सेम ही हैं, लेकिन भारत में एक एज का फैक्टर होता है कि स्टूडेंट कब तक पढ़ता रहेगा, कब वो कमाना शुरू करेगा, उसके भी अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हमारे यहाँ ये जो जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर है ये भी एक उसमें फैक्टर है, वहाँ थोड़ा उन कंट्रीज़ में अलग है। दूसरा, अगर आप कंट्री का साइज़ देखें, हम लगभग जो अनऑफिशियल रिपोर्ट है 150 करोड़ के आसपास हैं, और जो छोटी कंट्री हैं जैसे एस्टोनिया है या फिनलैंड है, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो हमसे कहीं ज़्यादा डेवलप है, क्योंकि उनकी जो सरकारें हैं वो भी टेक्नोलॉजी के लिए ज़्यादा ध्यान रखती हैं और सोशल वेलफेयर उनका छोटे बजट में हो जाता है। भारत के हिसाब से जो छात्र हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो रिसर्च में सीरियस छात्र हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, जो दिन रात लगे रहते हैं, उनकी संख्या काफ़ी कम है। और उसके आधार पर जो हमारा आउटपुट होना चाहिए एज ए कंट्री, 150 करोड़ की कंट्री है तो हम तो यूएस से 4 गुना ज़्यादा हैं, तो हमारा उससे 4 गुना ज़्यादा आउटपुट होना चाहिए, वैसा हमारे यहाँ नहीं है। 18% है ग्लोबल पॉपुलेशन में हमारा जो शेयर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहीं कमी रह जाती है। तन्मय, ये बताएं कि चलिए हम थोड़ा सा अब दोबारा चैट जीपीटी और इस सब पर आते हैं कि ठीक है, कवर लेटर लिखवा लिया, ठीक है, आपने बुक नॉवल लिखवा लिया, लेकिन उसके अलावा जैसे अगर हम बिज़नेस की बात करें तो सेल्स में, मार्केटिंग में या कंटेंट क्रिएशन में, जैसे कि आपने जिक्र किया पहले, कस्टमर सपोर्ट में, इन सब में एक्चुअली कैसे फ़ायदा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ अगर हम एआई यूज़ करें, और जैसे कि आपने कहा कि आगे वही सर्वाइव करेगा जो एआई को एक्सेप्ट कर ले और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे। बहुत फ़ायदा है। इनफैक्ट मैं तो सबको बोलता हूँ कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लो, राइट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा किस तरीके से प्रॉम्प्ट लिखना चाहिए जो आप बनाना चाहते हो उसके लिए। कवर लेटर लिखना, सीवी बनाना, पीपीटी बनाना यूजिंग चैट जीपीटी इज़ नॉट बैड, राइट, क्योंकि आप ऑलरेडी कंटेंट दे रहे हो, उसको फॉर्मेट कर रहे हैं, राइट। वो खराब नहीं है। मैं ऐसे आपको बोल रहा हूँ कि आपको मान के चलना पड़ेगा कि ये सबको पता है, जो कवर लेटर लिख रहे हैं सबको पता है कि कैसे चैट जीपीटी यूज करके कवर लेटर लिखना पड़ेगा। मतलब कि अगर आज की तारीख में आपको कवर लेटर खराब मिलेगा पढ़ने के लिए, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि तो बेकार है, ये तो जानते ही नहीं है कुछ। एआई होने के बावजूद ऐसा तुम कवर लेटर लिख रहे हो तो शर्म की बात है। एग्जैक्टली। उसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा कितना इनोवेशन वो लेके आ पा रहा है, राइट। तो मैं जैसे बोला कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सबको सीखना पड़ेगा। नाउ ओवर द टाइम्स व्हाट वुड हैपन इज दैट द प्रॉम्प्ट लिखना, राइट, जो क्वेश्चन आप पूछते हो वो लिखने का तरीका भी थोड़ा रोबस्ट हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्टली जिस तरह का प्रॉम्प्ट अभी लिख रहे हो, लेट से 2 साल के बाद आप बहुत ही जेनरिक प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, क्योंकि द मॉडल विल बिकम वेरी रोबस्ट। मॉडल विल गेट टू नो एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो, राइट। तो ये सब सीखना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल है जी। तो अंकित, जैसे हमने देखा पिछले कुछ समय में न्यूज़ आई थी कि अमेरिका में ही आईवी लीग यूनिवर्सिटी में पहली बार कोई एआई का इंजीनियरिंग का कोर्स डेवलप किया गया, जो कि एआई होने इतने टाइम होने के बाद भी अभी तक एआई की तरफ एक स्पेसिफाइड कोर्स नहीं था इंजीनियरिंग का, और उसके बाद कुछ और यूनिवर्सिटीज़ ने वहाँ पर शुरू किया। भारत में एआई के कोर्सेज कैसे हैं? देखिए, एआई एज ए कोर्स, एज ए जो स्पेशलिटी, हाँ, एक प्रोग्राम होता है उस किसी भी कोर्स का, बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीटेक कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें एआई काफ़ी पहले से ऐड किया जाता है। लगभग 1985 के आसपास से ये रेगुलर सब जगह है, और हमारे यहाँ भारत में या वर्ल्ड में एआई नॉर्मल है। उसके अलग अलग आप कोर्स देख सकते हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, कंप्यूटर विजन, वो भी उसके वेरिएंट चलते ही हैं सभी जगह पर। अभी भारत में लगभग मैं अगर कहूँगा पिछले 10 सालों में कई जगह अलोन एआई फोकस्ड प्रोग्राम चल रहे हैं, और एआईसीटी अप्रूव्ड भी हैं, और अभी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने खोला है। इवन आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी रुड़की हैज़ स्पेशल स्कूल फॉर एआई, तो वो काफ़ी जगह चल रहा है। और भारत हमेशा से ही इन क्षेत्र में जहाँ सोचने का काम होता है वहाँ भारत आगे रहता ही है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है या जो एजुकेशन है उन मामलों में
काफ़ी आगे है। पहले से ही वर्ल्ड में ये एआई चल रहा था, इसको सिर्फ एक नया रूप दिया गया है। और बाकी जो कोर्सेज लोग करते थे उनको अब ऐसा इस फील्ड में ऐसा लोग उन्होंने माना कि इनको अलग कर देते हैं और ये फोकस कर देते हैं। जैसे पहले नॉर्मल इंजीनियरिंग होती थी, फिर उसमें कंप्यूटर स्पेसिफिक हो गया, इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिक हो गया, मैकेनिकल स्पेसिफिक हो गया, फिर उसमें और ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो जाता है कि एआई क्या कर सकते हैं। तो उसको आप रिफाइन कर रहे हैं, नैरो कर रहे हैं। और ये जो रिसर्चर है या स्टूडेंट है उसके लिए बड़ा अच्छा रहेगा कि वो उन्हीं चीज़ों को पढ़ रहा है जो उसका इंटरेस्ट है। इसी तरह बाकी ब्रांचेस भी रिफाइंड हुई हैं। तो जैसे कि हम देखते थे कि स्कूलों में पहले इंग्लिश, हिंदी आपकी जो लैंग्वेज है, या मैथ्स और साइंस, सोशल स्टडीज़, ये बचपन से ही शुरू कर दी जाती थी फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। लेकिन एक कंप्यूटर का जो क्लास होती थी वो उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन अब वो कंप्यूटर वाली क्लास प्रॉबेबली बाकी क्लासेस को रिप्लेस कर रही है। ऐसे में एजुकेशन सिस्टम सपोर्टिंग एआई स्किल्स, ये आपको इस समय कैसा लग रहा है भारत में? मैं एग्जैक्टली सहमत हूँ जो अंकित ने बोला है। आई थिंक व्हेन इट कम्स टू टीचिंग, राइट, टीचिंग हमारा बहुत अच्छा है, राइट। मैं बहुत जगह पे घुमा हूँ, मैं देखा हूँ कि टीचिंग के मामले में आई डोंट थिंक बाकी यूनिवर्सिटीज़ जैसे हमारे यहाँ पे जितनी सीरियस है प्रोफेसर्स अबाउट टीचिंग, डाइवर्स टाइप्स ऑफ टीचिंग, वो उतना बाहर में है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एआई तो आजकल हम लोग फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम में पढ़ाते हैं, या फिर सेकेंड ईयर फर्स्ट सेम में पढ़ाते हैं, जो पहले फोर्थ ईयर में पढ़ाया जाता था। तो फिर एआई के बाद फिर मशीन लर्निंग आया, फिर डीप लर्निंग आया, फिर एआई के जो सब टॉपिक्स है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, राइट, उसके साथ एआई के एप्लीकेशंस, एआई फॉर हेल्थ केयर, एआई फॉर एग्रीकल्चर, राइट, एआई फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनफैक्ट हम लोग बहुत इनोवेटिव कोर्स भी चालू किए। जैसे मैं एनएलपी पढ़ाता हूँ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ाता हूँ मैं आईआईटी में। एंड कमिंग सेमिस्टर में मैं एक कोर्स नया ऑफर कर रहा हूँ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर, एलएलएम के ऊपर, राइट। सो आई थिंक ये इनोवेटिव कोर्सेज, और मेरे को ये थोड़ा लगता है कि हम लोगों को थोड़ा ओपन होना चाहिए। जैसे लेट्स से स्टैनफोर्ड, एमआईटी क्या करते हैं, उन लोग सारे कोर्सेज रिकॉर्ड करके ओपन कर देते हैं, राइट। सो ये यूट्यूब में पूरे ओपन है, सब लोग देखते हैं, सब लोग सीखते भी हैं। एक तो पब्लिसिटी है, एक तो नॉलेज भी है। और इसमें अंकित, आखिरी कमेंट हम आपसे चाहेंगे कि एक लाइन में इसमें ऐड करूंगा कि एआई की इंपॉर्टेंस को देखते हुए भारत सरकार ने ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसमें एआई एंड कंप्यूटर साइंस एज ए 2 डिफरेंट सब्जेक्ट छठी क्लास से ही कंपलसरी कर दिए हैं। छठी से 12वीं तक एआई और कंप्यूटर साइंस सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे। जी, और कंक्लूडिंग रिमार्क भी मैं यही चाह रही थी आपसे कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो हर तरह की डाइवर्स कल्चरल को बिलोंग करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा टू चेंज देमसेल्व्स और एआई के बढ़ते कदमों के साथ कदम ताल करें, और क्या डूज एंड डोंट्स रहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, मोबाइल आया तो भले ही कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ना हो, कंप्यूटर इंजीनियर ना हो, हर आदमी यूज़ करता है और हर आदमी उससे फ़ायदा उठा रहा है। तो एआई एक टूल है। अगर आप मान लीजिए कोई दुकान ही चलाते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा जॉब करते हैं जहां कंप्यूटर का कोई काम नहीं है, तब भी एआई आपकी मदद कर सकता है, आपके काम को आसान बना सकता है और आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकता है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। किसानी है, वो एडवांस अगर मौसम की जानकारी पा लेता है, या एडवांस आने वाली अगर सुनामी है या डिजास्टर इंफॉर्मेशन है उसको मिल जाती है, तो ये उसके लिए बेनिफिट है। कोई भी उम्र का आदमी, कोई भी फील्ड का आदमी अगर एआई टूल सीखता है या एआई की बेसिक जानकारी रखता है, ये बेनिफिट ही होगा। और इसके लिए आजकल इस तरह का भी सुविधा मौजूद है कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है या कोई बड़ा मैथमेटिकल वर्जन सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से, जैसे इजी टू यूज़ मोबाइल आते हैं, इजी टू लर्न एआई टूल भी आते हैं जिनको आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए, हमारे दर्शकों को ये अहम जानकारी देने के लिए कि यही फ्यूचर है और इसी को अपना प्रेजेंट बना लो, क्योंकि इसी से आपको फ़ायदा होगा। तो जैसे कि हमारे मेहमानों ने कहा है कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है चैट जीपीटी में, और ट्रांसफॉर्मर का हार्ट अगर हम कहें, दिल कहें, अटेंशन ब्लॉक है। आप अपनी अटेंशन एआई में ही ब्लॉक कीजिए और इसी के साथ आगे बढ़िए। तो इसी संदेश के साथ हम अपना कार्यक्रम ख़त्म करते हैं। हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी वो आप हमें अपनी राय दीजिए। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। तो हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।